हेलो एवरीवन। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जहां पर आप AIB 21 के प्रोविजनल आंसर की को पक्के से चैलेंज कर सकते हो, वो भी विथ प्रूफ 100%। तो ऐसे 10 क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करूंगी। साथ साथ दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे ओपिनियन में आपको फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार पर क्वेश्चन आपको 500 रुपए भरने ही पड़ेंगे। एंड वो अगर आप वो जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट होती है तभी रिफंड मिलता है। अगर वो आप रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आपके पर क्वेश्चन 500 रुपए गए। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। एंड एक एंड में ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं अपना ओपिनियन दे दूंगी, आप तय करना कि उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है। तो टोटल इस लेक्चर में हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पर ऑब्जेक्शंस के बारे में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। एंड साथ साथ एक सेकेंड के लिए अगर हम ऑब्जेक्शन पोर्टल भी देखते हैं तो वहां पर ना आपको अटैचमेंट करके दिखता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ना कुछ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द बुक लगाना पड़ता है, पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है। तो क्या अपलोड करना है हर क्वेश्चन के लिए वो भी बता दूंगी, रीजन क्या लिखना है वो भी बता दूंगी। तो विद प्रूफ मैं डिस्कस कर रही हूँ 13 क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए के हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप अपना सेट का अकॉर्डिंगली देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लगता है पर है नहीं, इसमें बहुत डिस्कशन एक्चुअली जरूरत है। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो पूछ रहे हैं व्हाट आर वन साइडेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, यहां पर जो AIB का आंसर है वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पर ये एक्चुअली गलत है। मैं क्यों गलत है ये 2 मिनट समझा देती हूँ, आप आराम से समझना। ठीक है, देखिए हमारा ये जो एक्ट है ना 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उससे पहले हमारे पास दूसरा एक्ट था जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। 1986 का ये जो पुराना लॉ था उसके हिसाब से वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक तरफा जो एग्रीमेंट्स थे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आते थे एज पर आवर ओल्ड एक्ट 1986 एक्ट। बट यहां पर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है अंडर 2019 एक्ट। अब 2019 एक्ट में दो अलग अलग शब्द उन्होंने डाल दिया है। अलग अलग शब्द क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। अगर एक सेकंड आप बैरक खोलेंगे मेरे साथ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब उन्होंने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बैठ रहे हैं, जो भी कंडीशंस हैं वो एक तरफा कंडीशंस हैं, उस चीज को हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट शुड हैव बीन द आंसर। पर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं पर है नहीं, तो या फिर आप पूरी की पूरी क्वेश्चन डिलीट कर दो या फिर अनकॉन्शियसेबल ये होना चाहिए आपका आंसर। तो या फिर यहां पर आप क्या करेंगे, डिलीट ही कर दो पूरा क्वेश्चन को या फिर डी को सही आंसर बनाओ। कुछ ना कुछ हो करना चाहिए, बट वट एवर इट इज सी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि सी राइट आंसर होता एज पर 1986 एक्ट जहां पर दो अलग अलग शब्द नहीं है। बट अब 2019 के हिसाब से क्योंकि दो अलग अलग शब्द है, ये जो एक तरफे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं जो अभी डिस्कशन में आ रहे हैं उनको हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ना कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एंड मैम आपको कैसे पता ये सब चीजें? ये विथ प्रूफ बता रही हूँ। तो ये है एक 2025 रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का गॉडरेज प्रोजेक्ट्स का, जहां पर जस्टिस गवाई का ये जजमेंट है, बहुत डिटेल इसी पॉइंट पे है। तो इस जजमेंट का जो कॉपी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप ये न्यूट्रल साइटेशन लिख सकते हैं, न्यूट्रल साइटेशन से आपको इजीली ये पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का जो चैनल के लिंक्स है मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। तो ये है आपका न्यूट्रल साइटेशन। केस का नाम है गॉडरेज प्रोजेक्ट्स। एंड मैम यहाँ इस पे कहाँ लिखा है? इस जजमेंट के पेज नंबर 23, 24 वो आप रेफर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं एक सेकंड दिखा देती हूँ वो भी, ये देखना। तो पहले के हिसाब से यानी 1986 लॉ के हिसाब से ये 21R में आता था, जहां पर ये जो एक तरफे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ करते थे। बट नाउ इन 2019 पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली एक नया लॉ लेके आया है, ये सब उन्होंने खुद लिखा है। एंड नए लॉ में अब क्या है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आ गया है। एंड ये जो अभी का एक तरफे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 46 के अंदर आएंगे करके उन्होंने खुद बता दिया। आप अगर बैठ के अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन भी पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर टर्म्स ठीक नहीं है, ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, एक ही तरफ से ज्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जा रहा है, ये सब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आएंगे। तो ये जजमेंट के पेज 23, 24 एंड 25 से आपको समझ में आ रहा है। तो आपको यही जजमेंट के पेज 23, 24, 25 रीजन में लिखते हुए ये जजमेंट का पीडीएफ
आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ना, अटैचमेंट लगानी पड़ती है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में पोर्टल में, तो वहां पर ये वाला पीडीएफ आप लगा दो, ठीक है। तो विथ प्रूफ ये डेफिनेटली गलत आंसर है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये भी गलत है। यहाँ पर एक असर्शन रीजन के बारे में बात हो रही है, एंड असर्शन रीजन में फर्स्ट स्टेप ये होता है, जैसे मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया था, हमें स्टेप 1 में ये अलग अलग देखना पड़ता है कि क्या ए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहले आप ये असर्टन कर लो आर स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इसका जो डिटेल एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी एनालिसिस के वीडियो में कर दिया, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता देती हूँ। अगर हम पहले सिर्फ असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है आप देखना। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लिखी गई है जो गलत आर्ग्यूमेंट है। The trust challenged the award on the grounds that it was not an industry under 2J। तो यहाँ पर बात जो assertion statement है, ए स्टेटमेंट, वहां पर ये हो रही है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसीलिए वो इंडस्ट्री की परिभाषा में आती ही नहीं है, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ऐसा करके एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है। पर क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? एब्सोल्युटली नॉट, ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो असर्शन में जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है कि इंडस्ट्री के डेफिनेशन में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आते हैं, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड जो रीजन है वो सही स्टेटमेंट है। एक जजमेंट है हमारी बैंगलोर वाटर सप्लाई की, जजमेंट का नाम ही है बैंगलोर वाटर सप्लाई, एंड इस बैंगलोर वाटर सप्लाई के जो का जो जजमेंट है, उसमें हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें लिखा गया है इवन इफ इट इज अ ट्रस्ट, उसको हम फिर भी इंडस्ट्री की परिभाषा में लेते हैं करके। तो यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर, सही आंसर एक्चुअली होना चाहिए सी, पर एआईबी वालों ने लिखा है डी, तो इसको तो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि ए एंड आर दोनों में सिंक बैठ नहीं रही है। ए में कुछ और चीज बोल रहे हैं, आर में कुछ और चीज बोल रहे हैं। तो ए में जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है वो फॉल्स है, एंड आर में जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो ट्रू है, ठीक है। तो आंसर यहां पर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, अब 35 ये देखना, 35 एज पर सेट ए, ये एक्चुअली काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में बहुत क्लियरली पूछ रहे हैं सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी के हिसाब से बताना। बहुत क्लियरली बता रहे कि आईपीसी खोलो, उसके अंडर 362 खोलो, एंड देन यू टेल मी कि अबडक्शन का जो ऑफेंस है उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा मैंडेटरी नहीं है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि अबडक्शन यानी किसी भी पर्सन का हो सकता है, माइनर की होने की जरूरत नहीं है। तो अबडक्टेड पर्सन मस्ट बी अ माइनर, ये तो नॉट नेसेसरी है। सो ऑब्वियसली डी एक आंसर हो सकता है। पर अगर आप बैराक खोलकर देखते हैं, बैराक में सिर्फ ए एंड बी के बारे में बात होती है, सी एंड डी दोनों के बारे में हमारा जो आईपीसी है उसमें बात नहीं होती है। अब जो अबडक्शन है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होना चाहिए कि नहीं, ये अलग अलग जजमेंट्स के हिसाब से आता है, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन से आता है। पर 362 के हिसाब से देखें तो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो। ऐसा कुछ कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में हमारे आईपीसी के 362 में लिखा ही नहीं है। तो वेरी वेरी क्लियरली अगर आप बस 362 का फोटो लेके अपलोड कर देते हैं वहां पर, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आंसर होना चाहिए सी एंड डी, दोनों आंसर होना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन डी को आंसर मानना मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए पक्का गलत है, बिकॉज बैराक्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो बैराक्ट बेस्ड है नहीं, एंड ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के आंसर आपको जूरिस्प्रूडेंस का, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक पहली दफा ये है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसीलिए इसको डिलीट कर देना चाहिए। वो एक, दैट इज वन आर्ग्यूमेंट। अब मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट भी आपको बताती हूँ विथ प्रूफ कि यहाँ पर उन्होंने जो आंसर दिया है जस्ट नेचुरल, ये गलत है। एआईबी के हिसाब से बी होना चाहिए, यानी जस्ट नेचुरल होना चाहिए। पर जस्ट नेचुरल इज वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है हमारे रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से। हमारा जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो आती है मिस्टर एवी डाइसी, जो एक ब्रिटिश जूरिस्ट है। अब ये जो एवी डाइसी हैं ब्रिटिश जूरिस्ट, उन्होंने पता है क्या कहा? अब उन्होंने क्या कहा मुझे कैसे पता मैम? ये तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, है ना। तो इसलिए मैंने जो स्टैंडर्ड बुक होती है विच इज फॉलोड एंड विच इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया में सारे लॉ कॉलेजेस में जो अप्रूव्ड बुक है वो लिया है, लेक्चर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय सी के तकवानी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक है।
इस बुक में अगर हम देखते हैं ये वाला पेज नंबर 20 बहुत क्लियरली लिखा है। देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, उसमें 3 चीजें आती हैं। एवी डाइसी के हिसाब से 3 चीजें आती हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कोई भी सुप्रीम नहीं होना चाहिए, लॉ से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जज हो, राजा हो, सबको इक्वली हम ट्रीट करेंगे, इक्वालिटी होगी, लॉ को ही मान्यता देंगे। इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में होता है रूल ऑफ लॉ। अब अगर हम एआईबी वालों की बात मान ले, तो उनके हिसाब से तो ये जो भी चीजें मैंने बताया वो कहाँ आना चाहिए, जस्ट नेचुरल में आना चाहिए उनके हिसाब से। तो अब देखिए मैंने लिया है जूरिस्प्रूडेंस का बुक, जहां पे ये बहुत क्लियरली लिखा है कि जस्ट नेचुरल जो होती है उसका मतलब होता है नेचुरल स्कूल, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। जस्ट नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल स्कूल, जिसमें हम बात करते हैं कि क्या लॉ मोरालिटी के आधार पर होना चाहिए, एथिक्स के आधार पर होना चाहिए, क्या क्या नेचुरल है, डिवाइन है, मॉरल लॉ होता है, ये सब के बारे में बात होती है। देखिए ये बहुत ही अलग चीज है जो हमारा नेचुरल लॉ स्कूल जो बता रहा है एंड रूल ऑफ लॉ जो बता रहा है, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। इन दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आपको ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, यही पीडीएफ आपको अपलोड करने हैं ऑन द पोर्टल। एंड रूल एंड आपको जो रीजन है उसमें यही लिखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रूल ऑफ लॉ को रोमन जूरिस्प्रूडेंस में क्या बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ को पक्के से तो जस्ट नेचुरल नहीं बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ को हम बोलेंगे जस्ट सिविल, जो कि सिविल लॉ के बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए था डी। तो एक तो है ये आउट ऑफ सिलेबस, उसको डिलीट कर दो, ये दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड, अगर आप डिलीट भी नहीं कर रहे हो, जो आंसर आपने दिया है बी, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एंड ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये थियोरेटिकल है, ये बैराक बेस्ड है ही नहीं, ये इस एग्जाम का सिलेबस में आना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ये तो बहुत गलत हुआ है ना इस बार, आई नो बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। इस टाइप के पेपर को देना ही नहीं चाहिए था। एंड दिस ऑब्जेक्शन दैट यू आर रेजिंग वंस अगेन इज प्रूविंग द पॉइंट। अब देखो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई एआईबी के एग्जाम हॉल में बैठ के सही इतने एंड जो जबकि किसी के पास टेक्स्ट बुक्स होते भी नहीं है, इनमें से ये आंसर ढूंढ के निकालें, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो चलिए एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन 58। यहाँ पर सबको ये पता है, ऐसे रैंडम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया एक नोटिफिकेशन के बारे में, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सरासर आउट ऑफ सिलेबस है, दिस हैज टू बी डिलीटेड। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोटर व्हीकल एक्ट के नोटिफिकेशन से आता है। ठीक है, आप रीजन क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि एमवी एक्ट इज इन सिलेबस, बट एमवी एक्ट का ये जो नोटिफिकेशंस है, ये नोटिफिकेशंस आपको ऐसे हजारों नोटिफिकेशंस होते हैं, सो दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बारे में, तो नोटिफिकेशन इज आउट ऑफ सिलेबस करके आप लिख देना, इसको आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर डिलीट करा दो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ये भी सरासर आउट ऑफ सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फैमिली लॉ के अंदर नहीं आती है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज फैमिली लॉ को ही रिप्लेस करके इंडिया में बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, ताकि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ ये सब हट जाए एंड वन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। तो फैमिली लॉ के अंदर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है। एंड दूसरी चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल वाला है भी नहीं। एंड और भी चीज ये है कि आप यूसीसी का बेसिक प्रिंसिपल नहीं पूछ रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्टेट के रूल्स के बारे में पूछ रहे हो, विच इज अगेन ब्लाइंडली आउट ऑफ सिलेबस। तो ये भी पक्के से डिलीट, ऑब्जेक्शन रेज करना पक्के से डिलीट हो जाएगा। एंड ये जो बात है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी पक्के से डिलीट हो जाएगा, मैं बताती हूँ क्यों। देखिए हमारा जो पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ये सब इररेलेवेंट है, पर ब्रॉडली हम बात करें तो फैमिली लॉ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, फैमिली लॉ के अंदर ही पारसी, क्रिश्चियन ये सब आते हैं। तो हाँ, वो इररेलेवेंट चीजें पूछ लिया है, पर वैसे तो फैमिली लॉ के अंदर आते हैं। बट ये देखना, हमारी जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है या कोई भी चाइल्ड मैरिज रिलेटेड एक्ट होती है, वो अलग से क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, अब क्रिमिनल लॉस का सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है ना, पहले से ही उन्होंने क्लियरली दे रखा है। जैसे बीएनएस पूछेंगे, बीएनएसएस पूछेंगे, फिर उन्होंने ये भी लिख दिया जैसे एनआई एक्ट पूछेंगे। ठीक है, एनआई एक्ट इज अ सेपरेट एक्ट जिसके अंदर एक क्रिमिनल पोर्शन होता है अंडर चेक बाउंसिंग केस। तो अगर आपको वो पूछना है तो उसको क्लियरली सिलेबस में लिखो। अब ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है,
दिस इज एब्सोल्युटली नॉट कवर्ड आइदर इन फैमिली लॉ या फिर कोई भी अदर क्रिमिनल लॉस के अंडर ये आती नहीं है. दिस इज अ सेपरेट क्रिमिनल लॉ. तो ये जो है दिस इज नॉट इन सिलेबस, दिस इज अ सेपरेट क्रिमिनल लॉ. तो इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं कितनी पनिशमेंट होती है, क्या कंडीशंस होता है, तो आपको सिलेबस में ये लिखना चाहिए था. 2 नंबर आपके ऐसे ही कट गए यहाँ पर. तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस. मतलब बेझिझक आप इसका भी यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन. नेक्स्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के 2 है, तो दोनों में ही रेज कर देना. ठीक है, एक था पनिशमेंट के बारे में एंड दूसरा था कितने महीनों के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को महिला के नाम पर ट्रांसफर करनी चाहिए. तो दोनों के जो उन्होंने आंसर दिए हैं वो सही है, पर आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर आपको इस पर ऑब्जेक्शन रेज करके कैंसिल कराना है. ठीक है, नेक्स्ट ये देखना, ये भी गलत है. देखो यहाँ पर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे एक लोन लिया हुआ है एक बंदे ने, किसने, एक्स ने लोन ले रखा है. किससे लोन लिया है? बैंक से लोन लिया है. अब जो वाई है वो है हमारे श्योरिटी. हम श्योरिटी को ही गारंटोर भी बोलते हैं. तो ये हो गया हमारे श्योरिटी या गारंटोर एज पर आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब कुछ महीने के बाद बिना श्योरिटी को बताए बैंक ए अग्रीज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स द रीपेमेंट पीरियड बाय 6 months. यानी कुछ चेंजेस उन्होंने किया है विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी. अब श्योरिटी को इन्फॉर्म किए बिना आप कुछ भी चेंज करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है. दैट इज वेरी वेरी क्लियरली गिवन अंडर सेक्शन 133 ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 133 में चेक करेंगे तो लिखा होता है एनी वेरिएंस. क्या लिखा होता है? एनी वेरिएंस विदाउट इंटीमेशन. ठीक है, एनी वेरिएंस मतलब जो बेनिफिशियल है वो भी एंड जो नॉन बेनिफिशियल है वो भी. तो कुछ भी आप चेंज करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द गारंटर, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. उसको फिर निभाने की जरूरत ही नहीं होता है. तो इस केस में जो एआईबी का आंसर है पार्शियल डिस्चार्ज, ये गलत है. ऐसा नहीं होता है कि जो बेनिफिट है सिर्फ मैं बेनिफिट ले लूंगा, ये नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता है. 133 इज मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट एनी वेरिएंस यानी पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गारंटी वाली कॉन्ट्रैक्ट वो फेल हो जाती है. तो वाई इज नॉट लायबल एट ऑल. तो वाई को श्योरिटी निभानी ही नहीं है अब, क्योंकि वाई को इंटीमेट किए बिना बैंक एंड जिस बंदे ने लोन लिया है उन दोनों ने आपसी में कुछ ना कुछ डिस्कशन करके चेंज कर लिया है एग्रीमेंट के टर्म्स. तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए सी, वाई इज नॉट लायबल एट ऑल. ठीक है, नेक्स्ट, ये भी क्लियरली गलत है बिकॉज जैसे ही हम देखते हैं डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है दैट इज वेरी वेरी वाइड. डॉक्यूमेंट इंक्लूड लिटरली एनीथिंग. एंड अगर आप सेक्शन 2(1)(d) ऑफ बीएसए देखते हैं, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन देखते हैं, तो उसमें तो बहुत क्लियरली लिखा है कैरिकेचर, मैप, इंस्क्रिप्शन, ये सब डॉक्यूमेंट होते ही हैं. उन्होंने खुद लिख ही दिया. एंड जो पेपर्स होते हैं कुछ भी रिटर्न फॉर्मेट में होता है उसमें तो डाउट ही नहीं है, वो तो पक्के से डॉक्यूमेंट है. कैरिकेचर या इन चीजों में फिर भी डाउट हो सकती है, पर जो भी लिखित रूप में ऑन पेपर आप लिखते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो या प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो डॉक्यूमेंट की परिभाषा में तो आती है. तो इसीलिए आंसर यहाँ पर है नॉट अ डॉक्यूमेंट मतलब नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अ डॉक्यूमेंट. नॉट अ डॉक्यूमेंट मतलब नन ऑफ अबव होना चाहिए, पर जो भी ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन भी 100% डिलीट हो जाएगा. फ्रॉम जस्ट वेरी वेरी सिंपल, जस्ट 2(1)(d) अगर आप अटैच कर देंगे, बस इसी पीडीएफ को अटैच करना है. कौन सा? बीएसए का जो बीएसए का जो बैराक्ट है, बैराक्ट का 2(1)(d) का फोटो क्लिक करके आपको लगाना है. ये वाला क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो जाएगा 98. ये सब सेट ए के हिसाब से. ठीक है, ये पक्के वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिया. अब मैं कह रही हूँ तो जो मेरे हिसाब से ऑप्शनल है एंड जो मेरे हिसाब से आपको रेज नहीं करना चाहिए. अब ये देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें 50-50 चांसेस है. फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एक पनिशमेंट के तौर पर लिस्टेड है ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 4, बट क्लियरली अगर हम देखते हैं तो 111 के अंदर ये लिखा नहीं है कि फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी कर दो अंडर सेक्शन 111. बट यहाँ पर जो इंटेंशन है, उनका इंटेंशन ये है कि इनमें से जो दिए गए हैं उन ऑफेंसेस में से आप बताना मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहां पर हो सकता है, मोस्ट कॉमनली अप्लाइड. फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को जब्त करना. देखिए, जब भी नेग्लिजेंट ड्राइविंग होता है या पेटी थेफ्ट होते हैं, इन केसेस में हम प्रॉपर्टी को, अक्यूज की प्रॉपर्टी को जब्त क्यों ही करेंगे? हम तभी जब्त करेंगे जब हमें लगता है जो प्रॉपर्टी उस अक्यूज का है
वो शायद क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है, उसी केसेस में हम वो प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। अब जो बंदा आप देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है मतलब उसका रोजी रोटी वो कमाता ही क्राइम करके है, तो ऑब्वियस सी बात होती है यहाँ पर कि फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम कहीं पर लगा सकते हैं तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले अक्यूज्ड में ही लगा सकते हैं, उन्हीं के प्रॉपर्टी को हम जब्त कर सकते हैं। तो उस तरह से लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर आंसर ए सही है। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मैम इसका रेज कर दें क्या, मैं कहूंगी 50-50 चांसेस है, डोंट टेक रिस्क। मैं तो कहूंगी डोंट टेक रिस्क। मेरे हिसाब से भी जो एआईबी का आंसर है ए ये सही बैठ रहा है, तो डोंट टेक रिस्क, बाकी आपकी मर्जी। फिर ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा 50-50 चांसेस है, बिकॉज अगर आप सेक्शन 173 खोलते हैं, 173 ऑफ बीएनएसएस में ये नहीं लिखा है क्लियरली कि अगर एक पुलिस ऑफिसर प्राइमा फेसे मतलब ऊपर ऊपर से जांच करने के बाद अगर वो प्राइमा फेसे उनको लगता है कि इस केस में आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं लिखा है कि कितने दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्मेंट को बताना है। उन्होंने ये कहा है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो भी प्राइमा फेसे जांच आप कर रहे हो, जो भी ऊपर ऊपर से आपको जांच करके एक अंदाजा लगाना है आप लगा लो, पर उसके लिए 14 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के 14 डेज के अंदर उनके पास पावर है टू डिसाइड कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। पर ये 14 डेज का लिमिट फ्रैंकली बताएं तो इंफॉर्मेशन टू द कंप्लेनेंट देने का कोई मतलब नहीं है, पर कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट से ये लिंक बैठ रहा है। तो आप कह सकते हो कि मैम जजमेंट्स हैं तो जजमेंट्स का यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। हाँ, एक दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट पॉसिबल, तो इसलिए ये भी मैंने ऑप्शनल में डाल दिया। अब पक्का पक्का नहीं पता कि एआईबी वाले इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, वो फिर भी बी कहेंगे नहीं कहेंगे, ये नहीं पता। तो 500 रुपए है पर क्वेश्चन, तो ध्यान में थोड़ा सोच समझ के ही हमें ऑब्जेक्शन रेज करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इस वाले को भी ऑप्शनल में डाल दिया है। अब चलिए आखिरी का एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसका तो डोंट रेज, देयर इज नो पॉइंट रेजिंग इन दिस। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर होना चाहिए रिजेक्ट, रिजेक्ट द प्लेंट। जैसे रिटर्न है, डिसमिस है, एक्चुअली इसका आंसर रिजेक्ट होना चाहिए करके बोल रहे हैं, बट नहीं, ये एक्चुअली काफी क्लियर क्वेश्चन है। अगर आप बस सिंपली ऑर्डर 9 रूल 2 ऑफ सीपीसी खोल के चेक करेंगे तो वहां पर बहुत क्लियरली लिखा है डिसमिस द सूट। अगर एक प्लेंटिफ अगर कोर्ट ये तय करती है, देखने से समझ में आता है कि प्लेंटिफ ने एक केस में रेक्विजिट कोर्ट फी पे नहीं किया है या पोस्टल चार्जेस पे नहीं किया है, जिसकी वजह से विद इन टाइम समन्स जा नहीं पाए हैं, तो ये डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ होती है। दिस इज कॉल्ड एज डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो यहाँ पर प्लेंटिफ की प्रॉब्लम होती है, एंड इसीलिए हम इस सिचुएशन में कहते हैं डिसमिस द सूट। दिस इज डेफिनेटली डोंट रेज एन ऑब्जेक्शन, डोंट रेज एन ऑब्जेक्शन, ये सही है। ऑर्डर 9 रूल 2 के हिसाब से चेक करेंगे तो डी डिसमिसल ऑफ द सूट इज करेक्ट, तो डोंट रेज ऑब्जेक्शन। तो ये है इन शॉर्ट समरी ऑफ द 13 क्वेश्चंस जहां पर ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है मेरे हिसाब से। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी दिखाया, प्रूफ्स वगैरह, जो स्कैन कॉपी ऑफ द बुक्स हैं, वो सब मैं टेलीग्राम पे डालूंगी। आप मैं लिंक यहाँ पे दे रही हूँ, वो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं एक और बार उनको भी अच्छे से रिसर्च करके बताऊंगी कि रेज करने से सच में कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। स्पेशली जो सेफ जोन में नहीं आ रहे, यानी जिनका अभी 42, 43, 45 ऐसा कट ऑफ के इर्द गिर्द नंबर है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाके ऑब्जेक्शन रेज करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट।